प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका प्रोनाउन की क्लास में। और पिछली क्लास में आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बात खत्म की थी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों, आपने लास्ट चीज जो सीखी थी वो ये थी कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जैसे कि अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, अक्विट, प्राइड, एडजस्ट, एडैप्ट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, ऐसे शब्द आपने सीखे थे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही जुड़ी हुई एक और बात बच्चों चलो सीख लेते हैं, वो ये है कि कुछ वर्ब्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं भी लेते हैं। वो क्या है बच्चों कि सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स, सम वर्ब्स do not admit reflexive pronoun। वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते सामान्य रूप से। वो कौन से वर्ब्स हैं बच्चों? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ या फिर बेथ कह लें आप इसे, मूव, रेस्ट, हाइड। चलो बच्चों देखते हैं एग्जाम में कैसे ये पूछे गए हैं। शी हैज, ठीक है बच्चों, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। शी हैज क्वालिफाइड हरसेल्फ इन द एग्जाम, उसने क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम में। तो बच्चों अगर क्वालिफाई शब्द को आप ध्यान से देखें तो क्वालिफाई का मतलब ही होता है किसी चीज से आगे बढ़ जाना, क्वालिफाई कर लेना, पास कर लेना। तो हरसेल्फ लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसने क्वालिफाई कर लिया है, बात खत्म होती है। हरसेल्फ क्वालिफाई कर लिया है, कोई जरूरत ही नहीं होती। इस क्रिया का प्रभाव बिना रिफ्लेक्सिव लिखे, इस क्रिया का प्रभाव बच्चों बिना रिफ्लेक्सिव लिखे अपने सब्जेक्ट पर आ रहा होता है। तो नेचुरली इसके साथ रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं होती। आपको कहना चाहिए शी हैज क्वालिफाइड इन द एग्जाम। ठीक है। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम द बैड कंपनी। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम, तो बच्चों कीप फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है बच्चों? एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब मिल जाए और एक नया मीनिंग बन जाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं बच्चों। तो कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू स्टे अवे, दूर रहना। तो ऐसी स्थिति में कीप के साथ हमें रिफ्लेक्सिव नहीं इस्तेमाल करना होता। यू शुड कीप योर सेल्फ या योर सेल्फ नहीं लिखना है। यू शुड कीप फ्रॉम दी बैड कंपनी, आपको बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये हमें यहां योरसेल्फ लगाकर कहने की जरूरत नहीं, बिना योरसेल्फ के ही ये मतलब दे रहा है। यू शुड कीप फ्रॉम दी बैड कंपनी।
नेक्स्ट इज ही हिड हिमसेल्फ अंडर द बेड, उसने छिपा लिया खुद को अंडर द बेड, बेड के नीचे। तो अगर हम हिमसेल्फ नहीं भी लिखते हैं, इसे हटा दें, तभी ये सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ही हिड अंडर द बेड, वो छिप गया अंडर द बेड, बेड के नीचे। देखिए हाइड एक वर्ब ऐसा है बच्चों, ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब, या इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो हाइड शब्द और ट्रांजिटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने अंगूठी छिपा दी तकिए के नीचे। तो क्या छिपा दिया? आई हिड द रिंग, मैंने छिपा दी। और यहां कौन छिपा? उसने कुछ नहीं छिपाया, वो बल्कि खुद ही छिप गया। सो ही हिड अंडर द बेड, रिफ्लेक्सिव के बिना भी यही अर्थ निकलेगा। ही हिड मतलब वो खुद छिप गया अंडर द बेड, बेड के नीचे। रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं होती हाइड वर्ब के साथ, बाकी सभी वर्बों के साथ जो यहां लिखे हैं बच्चों। एक और एग्जांपल, दे स्टॉप्ड देमसेल्व्स इन द मिडल ऑफ द स्पीच। दे स्टॉप्ड, वो रुक गए, देमसेल्व्स खुद को रुक गए, या उन्होंने खुद को रोक दिया, इन द मिडल ऑफ द स्पीच, स्पीच के मिडल में, तो वो खुद रुक गए, है ना, खुद को रोका नहीं उन्होंने। हो सकता है स्टॉप के साथ रिफ्लेक्सिव आते हैं बच्चों, ऐसे पॉसिबिलिटी है कि स्टॉप के साथ, जैसे आई स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे अपने आप को बात करने से रोक लिया, लेकिन यहां पर वो बात करते करते खुद ही रुके हैं, उन्हें रोका नहीं। दे स्टॉप्ड देमसेल्व्स इन द मिडल ऑफ द स्पीच नहीं होगा बच्चों, दे स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द स्पीच, वो बीच में ही रुक गए, बिना कुछ किए, बिना आगे कुछ बोले, अपने आप रुक गए, इन्होंने किसी को रोका नहीं है, ये अपने आप ही रुक गए। तो बच्चों कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेट, मूव, रेस्ट, हाइड, ये कुछ 8 वर्बें आप नोटिस कर ले बच्चों। कीप के साथ तो जरूर नोटिस करें, है ना, हाइड के साथ जरूर नोटिस करें, क्वालिफाई के, क्योंकि ये शब्द, ये वर्ब एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो रिफ्लेक्सिव की कहानी बच्चों आपको समझ में आ चुकी है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिफ्लेक्सिव से जुड़े हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग एक और नई चीज सीखते हैं बच्चों, इट और दिस में। तो बच्चों इट और दिस में क्या डिफरेंस है, चलो जानते हैं। इट और दिस, तो बच्चों इट आपका एक पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन में आपने इट का जिक्र किया था। इट एक डमी प्रोनाउन हो सकता है। डमी प्रोनाउन का मतलब जब इसका अपना कोई अर्थ ना हो, बल्कि ये किसी दूसरी चीज के लिए आए, तब इसे डमी प्रोनाउन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिस की बात अगर करें तो दिस बच्चों 2 चीजें हो सकता है। दिस 2 चीजें हो सकता है। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक प्रोनाउन हो सकता है, या फिर ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। 2 चीजें हो सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एक और बात आपको यहां नोटिस करनी है कि बच्चों इट का प्रयोग आप रिप्लेस करते हैं, इट रिप्लेसेस अ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड। आप एक ऐसे नाउन को रिप्लेस करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं जो पहले से जिसका जिक्र हुआ हो, या फिर और नोन टू दी स्पीकर, और नोन टू द स्पीकर। ठीक, यहां पर दिस की अगर बात करें तो दिस बच्चों इंट्रोड्यूस करता है किसी नई चीज को, पहचान करवाता है, पहचान नहीं बल्कि आप लिखें परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। ठीक, ठीक है। और जब ये डमी प्रोनाउन बच्चों बनता है तब ये टाइम बता सकता है, तब इसका अपने आप में बच्चों कोई मीनिंग नहीं निकलता। ये टाइम बताने के लिए, वेदर मौसम बताने के लिए, हाइट, डिस्टेंस, अमाउंट, या फिर कोई जब स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो, नो आइडेंटिफिएबल सब्जेक्ट, जब कोई स्पष्ट सब्जेक्ट ना हो तब भी हमें
इट का प्रयोग करना होता है। चलो कुछ सेंटेंसेस बच्चों करें, तब हमें सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं यहां पर। ठीक है बच्चों, कुछ सेंटेंसेस आपके पास अच्छे अच्छे बच्चों लिखे हुए हैं। अब आप कनेक्ट करिए। अब फिर से सुनिए मेरी बात बच्चों, इट और दिस में क्या डिफरेंस है। तो इट के बारे में मैंने लिखा है कि ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा कि प्रॉपर नाउन्स की जगह पर आते हैं, ठीक है। और ये डमी प्रोनाउन हो सकता है, यानी जब इसका कोई अर्थ ही ना हो, ये सिर्फ दूसरी चीज को बताने के लिए, किसी दूसरी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग हो। आसान तौर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट रिप्लेसेस अ नाउन। इट एक ऐसे नाउन को रिप्लेस कर सकता है ऑलरेडी मेंशन्ड, जो पहले से जिसका जिक्र हो चुका हो, और नोन टू द स्पीकर, या फिर स्पीकर को, बोलने वाले को पता हो किसके बारे में वो बात कर रहा है। और दिस क्या है, दिस दो चीजें हैं। ये एक प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव है बच्चों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक। तो बचपन में आपको सिखाया गया था दिस, दैट, दीज, दोस। तो जब कोई पास में सिंगुलर चीज होती है तो आप दिस कहकर बुलाते हैं उसे, ठीक। दूर हो अगर कोई चीज और वो सिंगुलर हो तो आप दैट कह देते हैं। इनकी बहुवचन अवस्थाएं दीज और दोज होती हैं। तो ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तब है जब ये नाउन के ठीक पहले लिखा जा रहा हो, जब ये नाउन के
ठीक पहले लिखा जा रहा हो संकेत करने के लिए, और ये इंट्रोड्यूस करता है, पहचान परिचय करवाता है किसी से। ठीक है, चलो सेंटेंसेस पढ़ते बच्चों। और एक चीज कि भाई ये एक डमी प्रोनाउन भी है, टाइम, वेदर, डिस्टेंस, हाइट, अमाउंट बताने के लिए। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है बच्चों कि लुक एट दैट डॉग, उस कुत्ते को देखो, इट इज चेजिंग अ कैट, या फिर दैट इज चेजिंग द कैट। तो बच्चों आपने यहां पर एक शब्द प्रयोग कर रखा है डॉग, एक नाउन है, इसी के लिए हमें एक प्रोनाउन प्रयोग करना है। तो इट रिप्लेस करता है कि ऐसे नाउन को जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। लुक एट दैट डॉग, उसको देखो, इट इज चेजिंग अ कैट, ये एक कैट का पीछा कर रहा है। देखिए बच्चों, इट और दिस ये किसी भी तरह के नाउन के लिए आ सकते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, किसी भी चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही चीज होनी चाहिए कि वो इंट्रोड्यूस करवाता है दिस, और ये रिप्लेस करता है किसी नाउन को, या फिर ये एक डमी प्रोनाउन बन जाता है। तो यहां पर चीज पहले से जिक्र हो चुका है एक नाउन का कि लुक एट दैट डॉग, उसको देखो, वो चेज किए जा रहा है, तो ये इट इसके लिए आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, इट इज माई फ्रेंड सूरज, या फिर दिस इज माई फ्रेंड सूरज, तो सामने सूरज है, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप सूरज जी को, तो बेहतर होगा आप क्या लिखेंगे बच्चों, दिस लिखेंगे, दिस इज माई फ्रेंड सूरज, मीट माई फ्रेंड सूरज, मिलिए मेरे दोस्त सूरज से। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ फोन यस्टरडे, मैंने एक कल फोन खरीदा, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभाग्यवश, आई लॉस्ट टुडे, आई लॉस्ट इट टुडे, या आई लॉस्ट दिस टुडे। तो भैया ये हमने जो भी प्रोनाउन हम लेकर आ रहे हैं वो किसके लिए लेकर आएंगे, फोन के लिए, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, सो बेटर इज आई लॉस्ट इट यस्टरडे, आई लॉस्ट इट यस्टरडे। आप दिस नहीं कह पाएंगे क्योंकि दिस बच्चों सामने चीज जब उपस्थित हो तो फोन तो खो चुका है। ये भी तरीका हो सकता है इसे समझने का कि आप दिस नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज द फोन इज नॉट देयर, फोन है ही नहीं वहां, है ना। तो जब सामने चीज होती तभी हम दिस इस्तेमाल करते हैं, तो इट आएगा, आई लॉस्ट इट, और ये इट फोन के बारे में बता रहा है। हु इज ऑन दी फोन, फोन पर कौन है, किससे बातें कर रहे हैं आप, तो जिससे आप बात कर रहे हैं उसका परिचय देने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, दिस या फिर इट। तो जब वो सामने है ही नहीं, फोन पर है, राइट, ही इज ऑन दी फोन, ऑन दी लाइन, सो आप देख नहीं सकते उसे, तो क्या यूज करना बेहतर होगा, इट यूज करना बेहतर होगा। हु इज ऑन दी फोन, इट इज माई मॉम, ये मेरी माँ है, इट इज माई मॉम। तो भैया ये जो दिस है ये नियरनेस टू दी आईज, आंखों के समक्ष कोई चीज हो तभी हम प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर फोन पर जो भी है वो सामने नहीं है, इसलिए इट इज माई मॉम कह दिया आपने। अब बताइए यहां पर सोचिए बच्चों जल्दी से कि इट बैग इज टू हैवी, या फिर दिस बैग इज टू हैवी। तो इट तो भैया किसी सूरत हाल में यहां पर नहीं फिट हो सकता, क्योंकि बैग इज अ नाउन, और नाउन के पहले हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, और इट एडजेक्टिव नहीं, इट एक प्रोनाउन होता है। तो बेशक आप क्या लाएंगे, दिस लाएंगे, क्योंकि दिस प्रोनाउन भी होता है और ये एक एडजेक्टिव भी होता है। तो आप लिखेंगे दिस बैग इज टू हैवी, दिस बैग इज टू हैवी। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज रेनिंग हैविली, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तो ये क्या है बच्चों, आप मौसम बता रहे हैं, है ना, यहां पर रेन का जिक्र किया गया है, तो हम यहां पर जो भी प्रोनाउन लाएंगे उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ वो जो है मौसम बताने के लिए आ रहा होगा। जैसे आप कह देते हैं इट इज 10 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज मंडे टुडे, तो यहां पर इट का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो आप लिखेंगे बच्चों इट इज रेनिंग हैविली। ठीक है, मौसम बता रहे हैं। ये आप बताएं बच्चों, इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, या इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री। तो जो भी सब्जेक्ट आप यहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस चीज के लिए आ रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है, हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो इट यहां पर पता नहीं चल रहा है किसके लिए आएगा या दिस किसके लिए आएगा। ऐसी अवस्था में आपको इट का ही प्रोनाउन करना, प्रयोग इट का ही यूज बेहतर माना जाता है, जब कोई आइडेंटिफिएबल सब्जेक्ट नहीं होता कि हम किसके लिए प्रोनाउन प्रयोग कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नेसेसरी, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कहना बिल्कुल सेफ होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये बात रही बच्चों इट और दिस की। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बच्चों क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। ईदर, नीदर, each other, any,
none one another। तो प्यारे भाई बहनों, ईदर नीदर ईच अदर ये दो के लिए आते हैं, फॉर टू, और यहां पर लिखा हुआ ईच अदर और वन अनदर बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन ये कितने लोगों के लिए आते हैं ये जानने के लिए मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया बच्चों। सो ईदर नीदर ईच अदर ये दो के लिए आते हैं, दो व्यक्ति वस्तु के लिए आ सकते हैं। एनी नन वन अनदर ये मोर देन टू के लिए प्रयोग होते हैं बच्चों, जब हम दो से अधिक की बात कर रहे हैं, मोर देन टू की बात करते हैं। ईच बच्चों दोनों के लिए होता है, दो के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, दो के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और मोर देन टू के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्येक के अर्थों में। इसका अर्थ बच्चों प्रत्येक निकलता है, प्रत्येक के अर्थों में ये दो के लिए भी दो की बात करता है और दो से अधिक की भी बात करता है। ईच एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है बच्चों एवरी, एवरी हमेशा दो से अधिक की बात करता है, मोर देन टू प्रत्येक के ही अर्थों में। इसका भी हिंदी अर्थ बच्चों प्रत्येक निकलता है। ओके, इन दोनों से मिलकर बना हुआ बच्चों ईच एंड एवरी भी हमेशा मोर देन टू की बात करता है। इनसे बच्चों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये बहुत पूछा जाता है, आपको बिल्कुल जान लेना चाहिए ये कि ईदर मतलब बच्चों क्या होता है? दो में से एक। ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक, दो में से एक। और नीदर मतलब दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, ना तो ये ना तो वो। ओके, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को। जब दो लोग हों कि माता पिता एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, है? तो माँ और पिता ये दो जन हैं, तो जब दो लोग होंगे एक दूसरे के लिए तो ईच अदर का प्रयोग दो से अधिक होंगे तो हम वन अनदर। तो इन्हीं का अर्थ रखते हुए बच्चों हम दो से अधिक की जब बात करते हैं तो ईदर नहीं एनी लिखते हैं, नीदर नहीं नन लिखते हैं, ईच अदर नहीं वन अनदर लिख देते हैं बच्चों। और ईच प्रत्येक के अर्थों में दो के लिए भी प्रयोग हो सकता है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से समझ लेना चाहिए कि ये इट कैन वर्क फॉर टू और मोर देन टू पीपल और थिंग्स। एवरी ऑलवेज कम्स फॉर मोर देन टू एंड ईच एंड एवरी ऑल्सो कम्स फॉर मोर देन टू। चलो दो तीन सेंटेंसेस बच्चों अच्छे लिखते हैं। ओके बच्चों देखिए तीन सेंटेंसेस आपके सामने। नन ऑफ द फाइव विमेन, बच्चों इसमें अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ लेना अच्छे से।
जब सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं नन ऑफ द 5 women, देखिए ये कितने लोगों के लिए आते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये शब्द जितने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एनी, नन, ये सभी शब्द बच्चों अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सो नन ऑफ द 5 women, नन ऑफ द, अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछ लेता हूं कि नन ऑफ द 5 विमेन होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? तो भैया नन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये जितने शब्द हैं ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, क्योंकि कई में से 1, 2, 3 या एक भी नहीं, राइट? तो ये चीज प्लूरल होती है, करेक्ट। अब आप देखिए बच्चों यहां पर वर्ब कैसे लिखी हुई है? प्लूरल लिखी हुई है, राइट? तो क्या ये प्लूरल होगी? क्या हम नन का यूज कर पाएंगे यहां पर या नीदर का यूज करना बेहतर होगा? तो नन बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि नन जो है 2 से अधिक की बात करता है, तो नन इज ऑल राइट हियर। आपको देखते ही नीदर नहीं कर देना चाहिए। नीदर हम 2 की, अगर यहां लिखा होता नन ऑफ द 2 women, तो ये सेंटेंस गलत होता, तो नन नहीं हम नीदर लिखते हैं। बट यहां 5 है और नन हम 2 से अधिक की बात करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस? प्रॉब्लम बच्चों यहां वर्ब में है। तो नन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बच्चों सिंगुलर होते हैं, वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेते हैं, तो आपको लिखना चाहिए हैज। तो बच्चों आपको बात समझ आई है कि हो सकता है प्रॉब्लम इसकी सूटेबिलिटी में हो कि नन यूज करें या नीदर। तो नीदर तब यूज करेंगे जब 2 लोग होंगे, और नन 2 से अधिक की बात करता है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये वर्ब सिंगुलर लेते हैं, सो नन के साथ हमें वर्ब सिंगुलर लेनी होगी। ठीक इसी की वजह से हम यहां देयर नहीं लिख पाएंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। औरतों की बात है, सिंगुलर है वो। नन ऑफ द 5 women हैज अ चॉइस ऑफ हर ओन। तो बच्चों कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बिल्कुल क्लियरली देखना है कि इधर, नीदर, ईच, अदर 2 की बात करते हैं, एनी, नन, वन, अनदर, मोर देन 2 की बात, ईच दोनों की बात कर सकता है, राइट? एवरी हमेशा 2 से अधिक की बात करता है, और ईच एंड एवरी हमेशा 2 से अधिक की ही बात करता है। सो इस सेंटेंस को पढ़कर देखो बच्चों, देयर वर ओनली 2 soldiers, केवल 2 सिपाही थे। नोटिस करिए इस बात को, देयर वर ओनली 2 soldiers, केवल 2 सिपाही थे, बट ईच एंड एवरी, लेकिन प्रत्येक, वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन, 5 पुलिस वालों के बराबर था। तो जो भी प्रोनाउन बच्चों आपने यहां प्रयोग किया है, ईच एंड एवरी, ये किसके लिए आपने प्रयोग किया? मेरा प्रश्न है आपसे कि देयर वर ओनली 2 soldiers, केवल 2 सिपाही थे, बट ईच एंड एवरी वॉज इक्वल, हर एक बराबर था। तो ये हर एक, ये प्रत्येक आपने किसके लिए इस्तेमाल किया? आप कहेंगे 2 soldiers के लिए। तो जब 2 थे तो क्या हम ईच एंड एवरी लिख पाएंगे? ईच एंड एवरी हमेशा 2 से अधिक की बात करता है, एवरी भी हमेशा 2 से अधिक की बात करता है। तो 2 की बात करने वाला प्रोनाउन चाहिए हमें, तो या तो हम ईच लेंगे या फिर यहां पर ईदर ले सकते हैं। तो यहां से हम एंड हटाए दे रहे हैं, एवरी भी हटाए दे रहे, ईच बचाए ले रहे, राइट? सो ईच कैन स्टैंड फॉर 2 और मोर देन 2। ईच ऐसा होता है 2 की बात भी कर सकता है, यहां पर लिखे 2 लोगों की बात भी कर सकता है, अगर ये 2 से अधिक होते तो भी ईच बात कर सकता था। तो बेहतर है हम यहां ईच यूज करें या फिर ईदर यूज करें, क्योंकि बात 2 लोगों की हो रही है। आप ऐसे मत जोड़िएगा कि 5 पुलिस वाले हैं उनके लिए आया है, उनके लिए नहीं भैया, ये कौन लोग थे जो इक्वल थे? ये 2 पुलिस वाले थे। तो ईच कैन स्टैंड फॉर 2 और मोर देन 2। वन मोर सेंटेंस इज, ऑल दी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हैव एमिटी अमंग ईच अदर। बच्चों क्या लिखा है? ऑल दी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के, उनके बीच एमिटी है। एमिटी मतलब बच्चों फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप है सब में। अमंग ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। तो ईच अदर हम नहीं लगा पाएंगे बच्चों, क्योंकि ईच अदर बात करता है 2 की, और मेरे क्लास में स्टूडेंट्स जरूरी नहीं बच्चों 2 हो, 2 से अधिक हो सकते हैं। ज्यादा संभावना क्या है? 2 होने की या 2 से अधिक होने की? 2 से अधिक होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हमें ईच अदर के बजाय बच्चों क्या यूज करना पड़ेगा? वन अनदर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों? वन अनदर यूज करना पड़ेगा। थैंक यू क्लास।